Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 27th March, so let's get started. ये दिल्ली का ड्रामा है तो वो चलता रहेगा, आपको उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक कि उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल ना निकल के आए। ये इंपॉर्टेंट है। आईएलओ की रिपोर्ट आई है जिसने कहा है एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन इंडिया इज रियली ग्रिम। कि तो गवर्नमेंट जो भी क्लेम कर रही है सब फ्लॉड डेटा है और कुछ नहीं है। ऐसी कोई भी इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं है या ऐसा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने इंडिया की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पर कंसर्न एक्सप्रेस ना किए हों, राइट। चाहे वो रूरल एरियाज हो, अर्बन एरियाज, एंड इवन रूरल एरियाज में तो जो एम्प्लॉयमेंट मिला भी है तो उसमें जो रियल वेज रेट ग्रोथ देखी है हमने आफ्टर 1919, वो रियल वेजेस उनके डिक्लाइन हुए हैं उल्टा इंक्रीज होने की बजाय। ओके, सो ये सब इश्यूज आपके सिर्फ माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। ऑल दिस राम मंदिर या कश्मीर इशू या फिर ट्रिपल तलाक, ओके, अब ये ईडी का ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करना, ये सब क्योंकि हाँ, हमने कभी इतने साल में स्पेशली पिछले 5 साल से अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन पर कोई डिबेट नहीं देखी अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया में। इनफैक्ट वो डिफेंड करने आ जाते हैं, बच्चों को ही ब्लेम करने कि आप लोग को चाहिए क्यों। एनीवे, द शेयर ऑफ दोज विद सेकेंडरी और हायर एजुकेशन among the unemployed has doubled। देखिए हायर एजुकेशन यानी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी भी डिलीवरी बॉय से कुछ ऑर्डर करके देख लीजिएगा, अगर उनकी डिटेल्स आपके फोन पे आती हैं तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट तक लिखा होता है। तो कहने के लिए आप उसे एम्प्लॉयमेंट कह लोगे, बट वो गिग एम्प्लॉयमेंट है, वो कोई इतना परमानेंट नेचर का नहीं होता है, राइट। एंड आप डिलीवरी बॉय तो एटलीस्ट नहीं बनाना चाहते हो ना अपने बच्चों को ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करके। एनीवे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये सबसे पुरानी संस्था है इंटरनेशनल लेवल पर, 1927 में स्टैब्लिश हुई थी। एंड यहाँ पे कहा गया है यंगस्टर्स अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 83% ऑफ कंट्रीज अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स। खैर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सिर्फ आप मेंस में कोट कर सकते हो आईएलओ की रिपोर्ट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये तीन टर्म समझना: लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीन आप प्रीलिम्स के लिए समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है। और ये तीनों कंफ्यूज भी करता है क्योंकि लगता है कि ऑलमोस्ट सेम है तीनों, बट ऐसा नहीं है। तो गेट यू, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, this is the percentage of working people age between 16 to 64। now understand this, 16 से कम के लोगों को भी काउंट नहीं कर रहे हैं हम और 64 से ऊपर के लोगों को भी काउंट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इस एज ब्रैकेट में जो लोग हैं हम उन्हीं को काउंट कर रहे हैं, दैट आर करेंटली एम्प्लॉयड और लुकिंग फॉर वर्क। ओके, आप या तो वो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं या फिर वर्क ढूंढ रहे हैं। ओके, उनको हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में काउंट करते हैं। एनीबडी हु इज स्टिल इन स्कूल, यानी कि जो स्कूल जा रहा है ऑलरेडी, हाउस वाइफ्स या पीपल ओवर एज ऑफ 64, दीज आर एक्सक्लूडेड, रिमेंबर दिस। अब देखिए 16 से हम काउंट करना शुरू कर रहे हैं, बट 17 के बच्चे भी 11th 12th क्लास में होते हैं इस वक्त, राइट। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल जा रहे हैं तो उनको काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर वो स्कूल जा रहा है तो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसने सपोज कि स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया है और वो कहीं पे वर्क कर रहा है या वर्क ढूंढ रहा है, जो कि जनरली 10th के बाद कई लोग वोकेशनल एजुकेशन में चले जाते हैं या वर्कफोर्स में आ जाते हैं, तो उनको हम काउंट करते हैं। तो रिमेंबर 2-3 पॉइंट्स अबाउट दिस, दैट हम यहाँ पे काउंट किसको कर रहे हैं, 16 से 64 ईयर्स के एज ग्रुप को, जो या तो ऑलरेडी कहीं पे वर्क कर रहे हैं या फिर वर्क की तलाश में है। इनको हम काउंट करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। और एक्सक्लूड किनको कर रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं और दी पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 64 ईयर, इन्हें हम एक्सक्लूड करते हैं। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। द फिगर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नॉन institutionalized civilian working age population by the sum of all workers who are employed or actively seeking employment। यहाँ पर अगर हमें कैलकुलेट करना होगा नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज यानी कि फॉर्मल इकोनॉमी में वर्क नहीं कर रहे हैं, ओके, उनको उनको काउंट करेंगे वर्किंग एज ग्रुप 16 to 64 और डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द वर्कर्स, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हो। ठीक है, सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। Now, this is a percentage of persons employed among the persons in population। यानी कि यहाँ पर हम जितने लोग वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड हैं ऑलरेडी, उनको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं। The employment to population ratio is equal to the number of persons employed divided by the working age population। It used as a metric for labor and unemployment, and the PLFS gives estimate of key employment and unemployment indicators just like
वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हम लोग काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, ठीक है, जो जॉब में है सिर्फ उनको काउंट कर रहे हैं, क्योंकि वर्क कर रहे हैं वहां पे हम ऐड कर रहे थे उनको भी जो वर्क ढूंढ रहे हैं, डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी कि टोटल जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है हमारी उससे डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऊपर हम सिर्फ उनको काउंट करेंगे जो एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी है। थर्ड आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो इट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अमंग दोज इन द लेबर फोर्स, यानी कि हमारी लेबर फोर्स में जितने लोगों को काम नहीं मिल पाया, जिनको काम मिल गया उनको यहाँ पे काउंट कर रहे हैं ऊपर, राइट, और जिनको काम नहीं मिल पाया वो रह जाते हैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कई तरह का होता है। पहला होता है फ्रिक्शनल, यानी कि सपोज कीजिए कि ये इसलिए आया है कि आप एक जॉब से दूसरी जगह स्विच करना चाहते हो, या फिर आप पहले वर्क कर रहे थे फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ गए, उसके बाद कुछ हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, फिर वापस आप वर्क फोर्स में आ गए, ठीक है, चाहे सिलेक्ट होके या प्रिपरेशन छोड़ के, ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। दिस इज टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स व्हेन देयर इज ए गैप बिटवीन जॉब्स और आर सर्चिंग फॉर ए जॉब, इट इज टेम्पररी एंड नेचुरल पार्ट ऑफ द लेबर मार्केट। ओके, तो हम लोग हमारे जो एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या हम फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। एक सीजन आएगा तब काम करेंगे, बीच में फिर 1-2 महीने एकदम कोई काम नहीं होगा, फिर वापस से वर्क आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल इज व्हेन देयर इज मिसमैच बिटवीन द स्किल्स। अब अगर इस वक्त स्किल्स कुछ और है, या सपोज कीजिए कि आप यूपीएससी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग इंपॉर्टेंट स्किल है एक, राइट, लेकिन मोस्टली जो बच्चे आए हैं वो सब कंप्यूटर पे नॉर्मल चीजें सीख कर आए हैं, वो कोडिंग करना जानते हैं, वो वेबसाइट मेंटेन करना जानते हैं, लेकिन डिमांड किसकी है इस वक्त? वीडियो एडिटिंग टाइप की, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रहा है, राइट। तो जब मिसमैच हो जाए स्किल्स में, यानी आपको जो स्किल्स दी गई है स्कूल कॉलेज में और जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट हमें अपने वर्क में है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। इट कैन बी कॉज्ड बाय चेंजेस इन द इकोनॉमी सच एज डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है साइक्लिकल। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन द बिजनेस साइकिल सच एज रिसेशन, ठीक है, यानी कि जैसे कोई एयरलाइन के टाइम पर एक बार एयरलाइन सेक्टर में मंदी आई थी तो उन्होंने अपने पायलट्स, एयर होस्टेस, इन लोगों को निकालना शुरू कर दिया था, नहीं, लेकिन बिजनेस साइकिल में जो अप डाउन आते हैं उस हिसाब से आपका एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट घटता बढ़ता रहता है। ओके, रिसेशन के टाइम जॉब्स निकाल दी जाती है, इकोनॉमिक डाउनटर्न है, इकोनॉमी में मंदी है तो आपको निकाल दिया जाता है। व्हेन द इकोनॉमी स्लो डाउन कंपनीज मे कट जॉब्स टू रिड्यूस द कॉस्ट लीडिंग टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल, ठीक है, ये ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग और उसमें हमें ज्यादा देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि आज आपके पास अगर 3D 4D टाइप की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, रोबोटिक्स आ रहा है आपके पास, राइट, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आज आपको मोबाइल पे एक पर्सनल आदमी नहीं बिठाना पड़ता है का आपको मैसेजेस वगैरह करने के लिए, मेल करने के लिए, वो सब ऑटोमेटेड हो चुका है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिलो देयर स्किल लेवल, यानी कि आप कुछ बेटर, इससे बेटर काम डिजर्व कर सकते हो लेकिन मिल नहीं रहा है, तो फिर आप जो मिल रहा है वही कर रहे हो। एग्जाम्पल डिलीवरी बॉय। ओके, तो ये कुछ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। यहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पूछा गया था, ये क्या है? तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइक, जैसे एक शॉप है, ठीक है, उस पर सेल उतनी हो रही है, अब चाहे आप उस शॉप पे 2 लोगों को बिठा लीजिए या उस शॉप पे आप 4 लोगों को बिठा लीजिए, ये कहलाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि 2 लोग बैठ रहे थे तब भी इस शॉप पे आप उतना ही अर्न कर रही थी ये शॉप जितना कि 4 लोगों के बैठने पे अर्न कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड एट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज 0, ठीक है, आप वहां पे 2 एक्स्ट्रा भी बिठा लो तो भी प्रोडक्टिविटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक समझने जरूरी थे, ये तीनों आपके प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेंसिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना, इंडिया जॉइंस रेस टू माइन सी पैच। अब देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपके साथ अभी तक इंटरनेशनल रिलेशन के 2 वीडियो कर चुका हूँ। थर्ड वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट दी यूएन क्लॉज और उसी के अंडर बना हुआ है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, राइट। इसके अलावा हमें और भी अभी कुछ टॉपिक्स करने हैं इसमें से, जैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन करेंगे हम उसी लेक्चर में। सिमिलरली गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में जानेंगे, एंड एक और टॉपिक है आकोस, इसके बारे में जानेंगे। और एक और था फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, ठीक है। ये 4 टॉपिक हम लोग वहां पर कवर करेंगे अपने पार्ट 3 में, ठीक है। तो वहां पर हो जाएगा, इसलिए अभी हम यूएन क्लॉज या इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इस टॉपिक में डिटेल में नहीं जाएंगे, 1-2 दिन में ये टॉपिक अपने आप वहां पर आपका कवर हो जाएगा पूरा। ओके, तो फिलहाल के लिए ये जानिए कि इंडिया यहाँ पर क्यों माइनिंग करना चाहता है। Now, India applied to International Seabed Authority, जिसका हेडक्वार्टर है जमैका में, right to explore 2 vast tracts in the Indian Ocean seabed that is not part of its jurisdiction.
नो सी एक तो अगर हमारी ये टेरिटरी है तो कुछ हद तक 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल वाटर्स होता है, राइट। उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स और हमारा कंटिजेंट जोन होता है, और फिर उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा होता है ईईजेड, राइट। और उस 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो एरिया कहलाता है उसको कहते हैं हम लोग ओपन सी, राइट। अब अगर हमें यहाँ पे माइनिंग करनी है तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम ए इंटरनेशनल बॉडी विच इज नेम एज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। हेडक्वार्टर है जमैका में। इससे हमें परमिशन लेनी होगी अगर हमें इस ओपन सी में कोई माइनिंग करनी है। और यहाँ पर हम लोग जो जहाँ जिस एरिया में माइन करना चाहते हैं उस वहाँ वो काफी कोबाल्ट रिच माना जाती है उसकी सी ओशन क्रस्ट। एंड रिमेंबर द नेम ऑफ दिस अफनासी निकिटिन सी माउंट, एएन सी माउंट कह लीजिए। अगर ये एग्जाम में आता है एएन सी माउंट क्यों न्यूज में था, कहाँ पे था, तो ये इंडियन ओशन में ही है, सेंट्रल इंडियन ओशन में आता है। ओके, और यहाँ पर इंडिया ने माइनिंग के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, एएन सी माउंट। इसके राइट श्रीलंका ने भी क्लेम किए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट क्या है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया यहाँ पर सिर्फ रिसोर्स की माइनिंग के लिए जा रहा है। इंडिया के पास कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि चाइनीज वेसल जो हैं दे आर अंडरटेकिंग रिकॉनिसेंस इन द सेम रीजन। ओके, एएन सी माउंट ये करीब 400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 150 किलोमीटर वाइड है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में, अराउंड 3000 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन कोस्ट। ओके, इट इज कंसिडर एज रिच इन डिपॉजिट्स ऑफ कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, कॉपर। ऑलराइट, और ये जो बॉडी के बारे में है तो उसके बारे में हम किसी सेपरेट लेक्चर में पार्ट 3 जब करेंगे तो उसमें डिटेल में जान लेंगे। यूएन क्लॉस एंड इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी। बाकी ये सब अभी चुनाव का माहौल है तो इलेक्शन से रिलेटेड ज्यादा चीजें हैं। ओके, इसरो इसरो यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इसरो ने, दैट इज स्टार्ट। स्टार्ट 2024 ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में करता है हु आर ऑफरिंग अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अट्रैक्ट किया जा सके, टू अट्रैक्ट द यंगस्टर्स इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये स्टार्ट इनिशिएटिव किसका है वो याद रखिएगा। हीट वेव, हीट वेव की जो कैटेगराइज किया जाता है इनको अलग अलग टेम्परेचर पे बेस्ड, इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्ट पोस्ट कर दूंगा। मैं आजकल आपके साथ न्यूज एनालिसिस को ज्यादा लेंथी नहीं करता हूँ बिकॉज ऑफ सब अब प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज के मोड में होंगे। ओके, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको टेलीग्राम ग्रुप से चेक कर लीजिएगा। ये आपसे प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है किस किस टेम्परेचर रेंज में हम कौन से कैटेगराइज इसको करते हैं। ओके, तो हीट वेव के बारे में हम जान लेंगे। बाकी मेंस के लिए हम इसको तैयार करेंगे पूरा बाद में। यूएनएससी रेजोल्यूशन ने भी अब तो कह दिया है इसराइल को कि आप वॉर स्टॉप कीजिए। यूएसए भी कह रहा है कि अब सीज फायर कीजिए। ओके, वैसा बट रशिया एंड चाइना ने अब इसको वीटो कर दिया, तो उनका कहना है कि अब सीज फायर करके क्या करोगे, पूरा तो वाइप आउट कर चुके हो। ऑलराइट, 32,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन मर चुके हैं, 74,000 इंजर्ड हैं, 90% ऑफ द एनक्लेव पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो चुकी है, हंगर क्राइसिस चल रहे हैं। यूएनएसए ने कहा है इमीडिएट सीज फायर कीजिए एंड रिलीज कीजिए सभी हॉस्टेजेस को, हमास को कहा गया है। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कहा है क्योंकि बाइडेन को अब इलेक्शन फेस करने हैं तो वो भी कह रहा है सीज फायर करवा लेते हैं। ओके, फॉरेन इमीडिएट सीज फायर गाजा, ये इस बार एब्सटेंड कर गया। पहले ये हमेशा वीटो कर देता था, जब भी यूएनएससी सीज फायर की बात करता था तो यूएसए उसको वीटो कर देता था रेजोल्यूशन को, बट इस बार उसने भी एब्सटेंड कर दिया है, ना वीटो किया है और ना ही अगेंस्ट में वोट किया है। एक लास्ट सिटी रह गई है गाजा में, दैट इज राफा, तो उसको भी इन्वेजन जल्दी होने वाला है। Israel had sympathies and solidarity of the world on October 7 जब उस पर अटैक हुआ, बट सब्सिक्वेंटली मंथ्स में उसने जिस तरीके से पूरी पॉपुलेशन को पनिश किया फॉर हमास ने जो गलती की उसके लिए, तो दिस हैज टर्न इंटरनेशनल ओपिनियन अगेंस्ट इट। बाकी नेतन्याहू का पर्सनल रोल है उसमें, बट इट हैज नीदर डिस्ट्रॉयड हमास नॉर रेस्क्यूड हॉस्टेजेस। दो ही गोल थे इसराइल के इस पूरी वॉर में कि हमें हमास को डिस्ट्रॉय करना है और अपने हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करना है, बट दोनों ही गोल अचीव नहीं कर पाया इतने लोगों को मारने के बाद भी। द प्रोलॉन्ग्ड वॉर हैज क्रिएटेड फिशर्स विद इन नेतन्याहू's कैबिनेट, ही इज हाईली अनपॉपुलर नाउ एंड दिस वॉर हैज आल्सो इंक्रीज्ड Israel's isolation with tension rising in its ties even with the closest partner like US। अब यूएनएससी चाहता तो है कि ये वॉर खत्म हो एंड ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचे गाजा तक एंड कंटिन्यू टॉक्स विद हमास थ्रू इंटरनेशनल मीडिएटर्स यानी कि कतर एंड इजिप्ट फॉर बोथ रिलीज ऑफ ऑल होस्टेजेस एंड विड्रॉल ऑफ हिज ट्रूप्स फ्रॉम द एनक्लेव, बट ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको जबरदस्ती स्ट्रेच करके आपको एक्सप्लेन किया जाए। इट इज मोर टू डू विथ कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दे रहा है आज बच्चों को, राइट। तो उसी को लेकर बातें हैं। बाकी ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। हमने कोचिंग के बारे में ही बात की थी, गवर्नमेंट ने कोचिंग्स के लिए कुछ रेगुलेशंस लेकर आई है।
राइट। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस थे, जैसे आपके टीचर जो हैं वो एटलीस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं और खुद भी पढ़ा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। 16 साल से अगर कम है बच्चा तो उसका कोचिंग में एडमिशन नहीं दे सकते ये लोग, इस तरह की बातें की गई हैं। आप फेक एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते कि ये हमारे यहाँ का स्टूडेंट था या ये हमारे यहाँ का टॉपर था, इस तरह के फेक एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते। तो गोल पूरा, और इनको रजिस्टर भी करना होगा प्रॉपर, इनको रजिस्टर करना होगा। और अगर बच्चा फीस लेता है तो आपको प्रॉपर्ली अपनी वेबसाइट एक मेंटेन करनी होगी और उस पर मेंशन करने होंगे आपके टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये कुछ रेगुलेशंस लाए गए थे कोचिंग सेंटर के लिए, क्योंकि कोटा में सुसाइड ज़्यादा हो रहे थे बच्चों के, राइट। उसके अलावा फिर अब वो जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, क्योंकि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो रॉट लर्निंग को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, राइट। तो वही सब बातें। फिर वो आपका एएसीआर का सर्वे जो कहता है कि जो फाउंडेशंस हैं, जो बेसिक्स हैं स्कूल लेवल पर, वो इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि बच्चा आगे चल के उस कॉम्पिटिशन के साथ कोप अप नहीं कर पाता है, right? दूसरा, सोसाइटी और फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ये बच्चों पे एक प्रेशर क्रिएट करती हैं। उनका बच्चा शर्मा जी का लड़का ये बन गया वो बन गया, तुम नहीं कर पा रहे हो, एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो बस यही सब बातें हैं। और सुसाइड पे इस बार मेंस में क्वेश्चन आ भी चुका है आपको। तो ये सब मेंस की चीज़ें हैं, अभी हम प्रीलिम्स पे फोकस रहेंगे अब थोड़े टाइम तक। ओके, नाउ म्युनिसिपल इलेक्शंस की बात करते हैं। नो सी म्युनिसिपल इलेक्शंस, पहले तो आपको चैप्टर लक्ष्मीकांत से खुद से पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड थिंग इज कि म्युनिसिपल इलेक्शंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये डिले बहुत होते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने कभी ज़्यादा डिवोल्यूशन नहीं किया, उन्होंने फंड्स नहीं दिए उतने, ठीक है, उन्होंने फंक्शंस एलोकेट नहीं किए, क्योंकि वॉलंटरली छोड़ दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट्स पर। उसके बाद फंक्शनरीज भी नहीं दिए। उसके बाद फिर आप इन म्यूनसिपैलिटीज के जब आईएएस ऑफिसर्स को एज अ सीईओ अपॉइंट कर देते हो, ये एक तरफ हो जाते हैं सीईओ ब्यूरोक्रेट, दूसरी तरफ हो जाते हैं आपके जो मेयर वगैरह हैं इलेक्टेड, इनके बीच वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ये इनकी नहीं सुनते, ये इनकी नहीं सुनते। तो अल्टीमेटली सफर क्या करती है आपकी गवर्नेंस। ये पंचायत म्यूनसिपैलिटी, दीज आर द फर्स्ट माइल गवर्नमेंट। म्यूनसिपल इलेक्शंस नॉट बीइंग हेल्ड ऑन टाइम, दिस इज अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सीएजी की रिपोर्ट बताती है हमें दैट 1500 म्यूनसिपैलिटीज डिड नॉट हैव इलेक्टेड काउंसिल इन प्लेस फॉर पीरियड ऑफ 2015 to 21। 6 साल तक आप इलेक्टेड काउंसिल थे ही नहीं। इवन cities like Greater Chennai Corporation had election in 22 after a gap of nearly 6 years. Same is the case with Mumbai and Bengaluru. वो इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। ओके, नाउ सिमिलरली अब जहां पर इलेक्शंस हो भी गए तो वहां पर काउंसिल ही कंस्टिट्यूट नहीं किया आपने। एंड इलेक्शंस ऑफ मेयर, डेप्यूटी मेयर एंड स्टैंडिंग कमेटी, ये सब आप लक्ष्मीकांत से आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे। ओके, ये भी डिले किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में अभी जो हुआ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, वो हम सब ने देखा, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। Dissolution of elected council by the state, the election should held before the expiration of the period of 6 month। अगर आप डिसॉल्व कर देते हो बीच में तो आपको 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराने होंगे, बट वो नहीं करवाते हैं ये लोग। स्टेट गवर्नमेंट उनको एम्पावर करना भी नहीं चाहती, क्योंकि आप एक बार इमेजिन कीजिए कि म्यूनसिपैलिटी है और वहां पर कोई मेयर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, फंड्स हैं उसके पास, फंक्शनरीज हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो वहां के एमएलए से ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। ओके, अब एमएलए थोड़ी चाहेगा कि मेरे ही शहर में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मेयर मुझसे ज्यादा पॉपुलर हो जाए, राइट, कल को फिर वो टिकट ले लेगा। तो ये रीजंस है कुछ जिस वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स ने कभी भी जो थर्ड टीयर है हमारी गवर्नेंस का, उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश ही नहीं की। स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट होल्ड टाइमली इलेक्शंस टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और ये इलेक्शन कराता कौन है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपका जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन कराता है लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, इसके अलावा प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के। जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कराता है आपकी म्यूनसिपैलिटीज के एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के। रिमेंबर दैट। ओके, द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन शेड्यूलिंग इलेक्शंस ऑन टाइम, एक तो ये पहला रीजन है प्रॉब्लम का। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन ऑफिशियल्स, एंड थर्ड इज डिस्क्रिशन ऑफ ऑफिशियल्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये चंडीगढ़ केस में हमने क्लियरली देखा कि एक ऐसे ऑफिसर को बिठा दिया आपने एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पे, जो पूरी तरीके से पहले से बीजेपी की तरफ झुका हुआ था, राइट। सो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। फिर मैनुअल बैलेट पेपर बेस्ड प्रोसेस चलता है यहाँ पर, तो हमने देखा ना चंडीगढ़ में वो टिक करके उसने इनवैलिड कर दिया था। स्टेट इलेक्शन कमीशन नीड टू प्ले फार मोर सिग्निफिकेंट रोल। The municipality, the mayor had both the elected as well as administrative wing of city government। मैं म्यूनसिपैलिटी पे है होता है ये, ठीक है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अगर आप देखोगे तो प्रॉपर एक सीईओ होता है आपका ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। गिवन द रिलक्टेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द
State Election Commission, it is the only Supreme Court that can bring greater salience to municipal election. बाकी इस टॉपिक को हम लोग मेंस के टाइम डिटेल में वर्क करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी वाला चैप्टर पढ़ने की जरूरत है फ्रॉम योर लक्ष्मीकांत। ब्लैक कार्बन मोस्टली ये होता है आपका वुड एंड काउडंग, इन सोर्सेज से जनरेट होता है ये, ठीक है, विलेजेस में। तो अब इसको काउंटर करने के लिए हमने क्या चलाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि एक तो सिलेंडर के प्राइसेस हाई होने लगे तो लोगों ने यूज करना कम कर दिया, और इसके प्राइसेस के अलावा दूसरा रीजन था कि लास्ट माइल डिलीवरी नहीं इंश्योर कर पाए हम। ठीक, मुझे सिलेंडर चाहिए, पैसे भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे विलेज तक वो पहुंच ही नहीं रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है, राइट। वही कुछ हुआ यहाँ पर। कॉप 26 में ग्लासगो में हुआ था 2021 में, तो ये यूएनएफसीसी का हुआ था, ठीक है। हमने वहां पर गोल्स रखा कि हम नेट जीरो एमिशन बन जाएंगे 2070 तक। इंडिया हैज इंस्टॉल्ड ए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 180 गीगावाट बाय 2023 एंड इज एक्सपेक्टेड टू मीट इट्स टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। ये हमारे टारगेट्स हैं, ये हम देख चुके हैं, थ्रू आउट द ईयर न्यूज में रहे। नेक्स्ट इज there is a direct link between exposure to black carbon and higher risk of heart disease, birth complication and premature death। ये इस तरह चूल्हे पे खाना बनाने से दिक्कतें होती है, आपके लंग्स में दिक्कत होती है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है वेमेंस की। तो हमने उज्ज्वला योजना लॉन्च की टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी सिलेंडर टू दोज विद बिलो पॉवर्टी लाइन। करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को सिलेंडर्स दिए गए, बट प्रॉब्लम ये हुई कि प्राइसेस काफी बढ़ गए इसके एलपीजी के। ओके, तो लोगों ने वापस से काउडंग फायरवुड की तरफ शिफ्ट कर दिया, बिकॉज वो फ्रीली अवेलेबल है विलेज एरियाज में। नाउ देयर इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ लो रिफिल रेट एंड इट विल परसिस्ट जब तक कि हम लोग वो कनेक्टिविटी को एड्रेस ना करें। द लैक ऑफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिजल्टिंग इन रिमोट रूरल एरियाज डिपेंडिंग मोस्टली ऑन बायोमास, और फिर ये कार्बन और ये सब एमिशन होते रहते हैं। इसका दूसरा सॉल्यूशन है प्रोडक्शन ऑफ कोल बेस्ड मीथेन। कोल बेस्ड मीथेन अगर हम लोकल लेवल पर विलेज में ही प्रोड्यूस कर सकें तो ज्यादा आसान हो जाएगा इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके, प्रोडक्शन ऑफ सीपीएम गैस बाय कंपोस्टिंग बायोमास, ये चलता भी है गांव में कई बार, ठीक, कई लोगों ने बना रखा है घरों में। सीबीएम इज मच क्लीनर फ्यूल विद लोअर ब्लैक कार्बन एमिशन एंड इन्वेस्टमेंट। पंचायत कैन टेक द इनिशिएटिव टू प्रोड्यूस सीबीएम गैस लोकली एट द विलेज लेवल। ये यूथ की वोट चॉइस को अगर आप देखेंगे तो आपको खुद थोड़ा सा शॉक फील होगा। सी पर्सनली आई बिलीव कि 18 साल की जो वोटिंग एज है ये काफी कम रखी गई है, बिकॉज लड़का जब तक जॉब सेक्टर में नहीं आता, जब तक वो 23 से 25 साल की एज में नहीं आता, तब तक वो नहीं समझता है कि कौन सी गवर्नमेंट उसके लिए सही है, कौन सी नहीं, कौन सी क्या काम कर रही है क्या नहीं। अदरवाइज 18 से लेके 21 जब तक कॉलेज में, तब तक तो वो ब्लाइंड भक्त बन के घूमता रहता है किसी भी पार्टी का, किसी भी लीडर का। ओके, तो ये शायद वोटिंग एज हमने 21 रखी थी टिल 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने फिर इसको कम किया, बट आई थिंक नहीं करनी थी, क्योंकि वो यूथ उतना समझदार है ही नहीं। वो जैसा देख रहा है मीडिया के थ्रू, वो अब तक ये भी नहीं समझ पाया कि मीडिया किस हद तक बायस्ड हुआ है। देयर वाज जीरो डिबेट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स, देयर वाज जीरो डिबेट ऑन इन्फ्लेशन, देयर इज जीरो डिबेट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ देखिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 30%, बट पीपल देमसेल्व्स 35%। सबसे ज्यादा लोगों को ये लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए खुद जनता जिम्मेदार है। तो जो मीडिया दिन रात सुना रहा है उनको, वही वो बच्चे सीख रहे हैं, ये 18 से 21 साल के बच्चे, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। अरे तो वोटिंग एज बहुत ज्यादा कम कर दी हमने, इतनी भी नहीं करनी थी कि, और सिर्फ वोटिंग एज की बात नहीं है, बात यह है कि हम लोग बच्चों को उतना अवेयर नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसको इतना वाटर टाइट रखा है कि अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसे इकोनॉमिक्स की कोई समझ नहीं है, उसे पॉलिटी की कोई समझ नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसमें ये इंश्योर किया है कि अगर आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो तो आप करो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में भी है, सोशल सब्जेक्ट्स में, तो आप वो भी पढ़ सकते हो साथ साथ, और ये जरूरी है इंश्योर करना। जस्ट बिकॉज कि कोई बहुत बड़े हाई लेवल कॉलेज से पढ़ा है डजेंट मीन कि वो इकोनॉमी की भी उतनी अच्छी समझ रखता हो या पॉलिटिक्स की उतनी अच्छी समझ रखता हो। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बट आज हमें जो लीडर्स चाहिए, हमें पॉलिटिक्स में भी ऐसे लीडर्स चाहिए जो टेक्नोलॉजिकली काफी साउंड हो। और हमें ऐसे लीडर्स नहीं चाहिए अब जो अन अकेडमी वाले ने बोल दिया था एंड उसके साथ फिर जो हुआ हम सब जानते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही इंडियन ओशन वाला है, कंटिन्यूएशन, नॉट इम्पॉर्टेंट। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस के बारे में बता चुका हूं आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है इसका यूएसए के साथ।
म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, इस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट का एक बेनिफिट ये है कि यूएसए ने फिलीपींस को नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है। और इसका बेनिफिट ये है कि अगर फिलीपींस में अटैक होता है तो वो नाटो मानेगा कि हम पे भी अटैक हुआ है और वो रिस्पॉन्ड करेगा। अगर चाइना के साथ इसकी खींचातानी चलती रहती है, बाकी यहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिलने गए थे तो वही बोल बच्चन वाली बातें हैं कि हम आपको सपोर्ट करते हैं नॉल। यूएन क्लॉज की बात है तो मैं आपके साथ यूएन क्लॉज एंड इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी और जो थर्ड पार्ट आएगा इंटरनेशनल रिलेशन का उसमें डिस्कस कर दूंगा। अडानी पोर्ट ने एक और पोर्ट एक्वायर किया है, उड़ीसा का गोपालपुर पोर्ट। गवर्नमेंट कांट सॉल्व ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट। अब वो आजकल क्या है, कंपनीज को बोलना पड़ता है सरकार के फेवर में, बट दी थिंग इज कि हाँ आप सॉल्व नहीं कर सकते वो ठीक है, लेकिन पहले की गवर्नमेंट्स ने से जब आप क्वेश्चन करते थे खुल के तब तब उसका जवाब भी फिर देना चाहिए। अगर पुरानी जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, और फिर आप ऐसे बेहुदे स्टेप्स नहीं ले सकते कि रात 8 बजे टीवी पे आके कि आज डिमोनेटाइज कर रहे हैं और उसके बाद 2 साल बाद आप ही की सरकार आंकड़ा देती है कि हमारे डिमोनेटाइजेशन में 6.5 करोड़ एमएसएमई बंद हो गए, ठीक है। इसने कम से कम 18 से 20 करोड़ लोगों की जॉब छीनी थी। तो इस तरह की स्टेप्स भी नहीं ले सकती फिर गवर्नमेंट, और अगर ऐसे स्टेप्स ले रही है तो फिर एटलीस्ट दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा वो डिसीजन गलत था। बट नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय वो दूसरी चीज करते हैं कि उसके बाद 1 साल बाद वो इसको एंटी ब्लैक मनी डे सेलिब्रेट करते हैं। 8 नवंबर था आई थिंक वो, ओके, उसको सेलिब्रेट भी किया था इन लोगों ने। एंड द थिंग वाज कि ये सब ऐसा नहीं था कि डिमोनेटाइजेशन किसी पर्पज से किया गया था, सिर्फ यूपी इलेक्शन आ रहे थे तो उसमें दे वांटेड टू एंश्योर कि जो दूसरी पार्टीज हैं इनका सारा ब्लैक मनी, और सभी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास होता है, इलेक्शन में जरूरत पड़ती है, सारा ब्लैक मनी खत्म करो इनका, और अपना तो अपन ने पहले ही बाइट कर लिया था। और एक तो इस तरह के स्टेप्स लेगी अगर गवर्नमेंट, तो और फिर कहे कि हमसे ये हुआ हुआ तो ठीक नहीं है। यूरोपियन यूनियन आस्क बिग टेक फर्म्स टू आइडेंटिफाई एआई डीप फेक अहेड ऑफ इलेक्शंस। अब ये इस बार वर्ल्ड में कई कंट्रीज में इलेक्शंस हैं तो ये जरूरी है कि डीप फेक को आइडेंटिफाई किया जाए टाइमली, ताकि किसी लीडर के नाम पर कुछ गलत बात बोलकर या कम्युनल हेट्रेड ना बढ़ाई जाए, ओके। तो उसको आप डीप फेक को ये बिग टेक फर्म्स जो हैं जैसे आपका टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ये सब उसको आइडेंटिफाई करें और उसको टैग करें कि ये डीप फेक के थ्रू बनाया गया है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओके, यहाँ पर सिकल सेल डिजीज के बारे में इस पे मैं पूरा आपको एक वीडियो दे चुका हूँ पहले, ठीक है। हमने उसके बारे में सब कुछ जान लिया था, सिकल सेल एनीमिया के साथ साथ हमने थैलेसीमिया के बारे में भी जाना था, जीन्स के बारे में भी जाना था, और इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है, टू जीन थेरेपीज, दैट इज कैसगेवी एंड लिफजेनिया। ओके, दिस इज यूज टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज इन पीपल एज 12 और ओल्डर। ये याद रखिएगा, ये प्रिलिम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके। Casgevy and Lyfgenia, these are gene therapies to treat sickle cell disease of people aged 12 and older। ठीक है, बाकी मैं इस टॉपिक को दोबारा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम पहले इसको इसको कर चुके हैं डिटेल में। प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ कि हम लोग काफी अंडर रिसोर्स्ड हैं, हमारा हेल्थ सिस्टम उतना केपेबल नहीं है, इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन एंड हाई एक्सपेंडिचर होता है सिकल सेल को ट्रीट करने के लिए। इनहेरिटेड होता है, हेमोग्लोबिन आपके जो होते हैं उसमें थोड़े चेंजेस हो जाते हैं, आपके जो आरबीसीज होते हैं उनका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, राउंड से वो इस तरह का शेप हो जाता है, और फिर उनको आपकी ब्लड वेसल से फ्लो होने में दिक्कत होती है, ठीक है, और जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है ये। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द 21 स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज लिस्टेड इन शेड्यूल ऑफ पर्सन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। अब ये जो डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 आया था उसमें हमने नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज को इंक्रीज किया था और उनमें बढ़ा के उसको 21 कर दिया था, 21, और इन 21 में से एक थी सिकल सेल डिजीज। ओके, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम, हमने ये सब पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ पे हमने गोल रखा था कि वी विल एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज बाय 2047, तो रिमेंबर द ईयर, ओके। नाउ प्रॉब्लम है देयर इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग हाइड्रोक्सी यूरिया। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोक्सी यूरिया ट्रीट कर देगी, इसको ट्रीट नहीं कर सकती, वो सिर्फ आपके पेन को, इसकी सीवियरिटी को थोड़ा सा कम कर सकती है, राइट। वो आपकी जो आरबीसीज होते हैं उनके साइज को बढ़ा देती है एंड लोवरिंग द लाइक्लीहुड ऑफ देम बिकमिंग द सिकल शेप्ड। ओके, बट इस हाइड्रोक्सी यूरिया के साथ प्रॉब्लम ये है दैट देयर इज inability to purchase, stock and distribute this drug, even though नेशनल हेल्थ मिशन एसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट लेके आते हैं हम लोग, ठीक है, जहां पर हम प्राइस को रेगुलेट करते हैं, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट रिक्वायर द ड्रग टू बी अवेल्ड एट प्राइमरी हेल्थ केयर। Hydroxyurea is currently only available at certain tertiary level facilities such as medical colleges।
हमारी जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है वो कहती है कि प्राइमरी लेवल पर भी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलती है। टर्शियरी लेवल पर ही थोड़ी बहुत मिलेगी, अगर मिलेगी तो, वरना नहीं। इसके अलावा 2 मेथड और होते हैं ट्रीट करने के, वन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड अनदर इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे द अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट लेवल फैसिलिटीज एंड मोस्टली ब्लॉक लेवल कम्युनिटी डोंट ऑफर सच सर्विसेज। और फिर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब तक कराओगे लाइफ में, और वो भी तो इजी नहीं है ना अफोर्ड करना। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दिस इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ रीच ऑफ पेशेंट्स ड्यू टू डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ए मैच डोनर। मैंने ये आपके साथ डिस्कस कर दिया था उस वीडियो में, रिवीजन सीरीज में, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, मैंने आपको जो कॉकेशियन पीपल है उनके पास एक एक्स्ट्रा जीन होता है उसके बारे में बताया था, और वो जीन्स के नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम में, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपने काफी कुछ मिस किया है। एंड इट हैज अ हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, इसने एक उम्मीद दी है लोगों को कि अब ट्रीट किया जा सकता है, उसी को यूज किया है हमने कैसगेपी एंड लिफजेनिया में। ये 2 नाम जरूर याद रखिएगा। क्रिस्पर से ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, $2 to $3 million। CRISPR, National Guideline for Stem Cell Research 2017 prohibit the commercialization of stem cell therapies and allow the use of stem cells only for clinical trials. So remember this point. हमारी जो guidelines है for stem cell research, this prohibit the commercialization of stem cell therapies and allow use of stem cells only for clinical research, and gene editing stem cells is allowed only for in vitro studies. The guideline also encourage the sharing of financial benefits resulting from the commercialization of stem cell products with the donor community. राइट, तो ये सब बातें मैं आपके साथ पहले कर चुका हूं, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे नासा ने कुछ रिसर्च की थी कैंसर सेल में इन स्पेस। ठीक, तो इसके लिए इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, Moonshot. The goal of Moonshot is to halve the death rate from cancer over the next quarter century. राइट, तो ये सिकल सेल आपको नहीं समझ में आएगा अगर आपने प्रीलिम्स रिवीजन का वीडियो नहीं देखा होगा, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से आपके लिए इसमें नोट शेयर कर दूंगा अगर आप चाहते हो तो। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेना वहां से। बट ये कैसगेबी और इसका नाम जरूर याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में आएगा तो आपको बहुत इजीली 2 नंबर देके जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।